बिहार के ताजा सियासी माहौल पर हमारी नजर बनी हुई और इस बीच एक और बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार में सियासी हलचल तेज है। राहुल की यात्रा में नहीं जाएंगे नीतीश और कैबिनेट के बाद ब्रीफिंग भी नहीं हुई। ये बिहार के जो ताजा सियासी घटनाक्रम है उससे जुड़ी हुई तमाम बातें, तमाम खबरें हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से बिहार में लगातार राजनीतिक घटनाक्रम में तेजी से बदलाव हो रहा है। और देखिए, अगर 24 घंटे की बात करें तो मैं आपको बता दूं, राज्यपाल से मुलाकात करते हैं नीतीश कुमार, उसके बाद कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का ऐलान होता है तो मुख्यमंत्री सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, उसको हटाते हैं और फिर पीएम मोदी का धन्यवाद करने वाला पोस्ट डालते हैं। इसके बाद परिवारवाद पर निशाना साधते हैं और उसके बाद आज रोहिणी आचार्य, लालू की बेटी का ट्वीट आता है जो कहती है कि जिसकी विचारधारा हवा की तरह बदलती है ये किसकी तरफ इशारा। और ये तमाम बातें और साथ ही साथ अब जेडीयू के कई नेताओं ने मीडिया के सामने एबीपी न्यूज के कैमरे पर यह कहना शुरू कर दिया है कि नीतीश बिहार के हित में बड़ा फैसला लेते रहे हैं और बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम, प्रकाश कुमार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, क्या कहना है? अभी तक जो तमाम आज सुबह से लेकर अभी तक के घटनाक्रम को अगर जोड़कर देखा जाए तो देखिए, बिहार में कुछ तो होने वाला है। नीतीश कुमार इसके संकेत दे रहे हैं और इन संकेतों को आपने डिकोड किया है। तो अब यानी ये कहा जाए कि शाम तक इसमें और भी कई कड़ियां जुड़ सकती हैं। अभी तो हमने 4-5 संकेत पिछले 24 घंटे के बताए दर्शकों को। बिल्कुल, ऐसे संकेत अब धीरे धीरे न सिर्फ पार्टी के अंदर में जा रहा है बल्कि दूसरी पार्टी में भी जा चुका है। और दूसरी पार्टी यानी कि जो सहयोगी दल है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर वामपंथी हो या फिर लालू यादव की पार्टी आरजेडी हो, इन लोगों ने मान लिया है कि नीतीश कुमार ने फैसला कर लिया है और यही वजह है कि अब एक दूसरे का नाम नहीं ले रहे। बस इंतज़ार है उस फाइनल टच का जिसमें कि ये साफ हो जाएगा कि नीतीश कुमार अब नहीं रहेंगे। और उसकी शुरुआत रोहिणी आचार्य के ट्वीट से हो गई है। रोहिणी आचार्य अब भले ही नाम नहीं ले रही हो, लेकिन ये ज़रूर है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखेगा और मीडिया के सामने चीज़ें आएंगी। लेकिन पहले कौन इस चीज़ पर बयान दे, ये चल रहा है। जेडीयू के नेता अभी सिर्फ परिवारवाद पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन उसे इशारों में ही बात कर रहे हैं। वहीं आरजेडी के नेता चुप हैं। सभी नेता जो है इस बात पर सीधे तौर पर खुल कर बोल नहीं रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस दिन ये बात सामने आई थी कि नीतीश कुमार को आशीर्वाद प्राप्त है लालू यादव का, और लालू यादव के ही आशीर्वाद से वो सीएम बने हुए, ये बयान था भाई वीरेंद्र का। आरजेडी के तेज तर्रार नेता हैं और मुख्य प्रवक्ता भी रह चुके हैं, तो जाहिर है कि अहम पद पर रहते हुए ये बयान वापस भी नहीं लिया गया। इस बयान पर फिर प्रकाश, मैं आपको रोकूंगा। जिन भाई वीरेंद्र का आप जिक्र कर रहे हैं वो इस वक्त एक बार फिर से एबीपी न्यूज पर हैं निधि श्री के साथ। उनसे इसी सवाल के साथ, निधि बिल्कुल आप बात करिए और आरजेडी की पहली प्रतिक्रिया कैमरे पर इस पूरे सियासी घटनाक्रम को लेकर। जी बिल्कुल, लाइव है हमारे साथ भाई वीरेंद्र। और आपने कहा था कि लालू जी के आशीर्वाद से ही नीतीश कुमार सीएम बने हुए हैं, अब क्या हो गया है? अब सवाल है कि मैंने जो कुछ कहा, किस संदर्भ में कहा, बयान को इधर उधर ट्वीट करके लोग चलाया। मैंने कहा कि ये छोटे भाई हैं, वो बड़े भाई हैं और बड़े भाई का आशीर्वाद हमेशा छोटे भाई पर रहता है, ये बात मैंने कही थी। और इसको तोड़ मरोड़ कर जैसे तैसे चलाया लोग। 10 दिन तक चला लोग का बाजार, उसके बाद फिर खत्म हो गया। फिर बाजार चलने के लिए घूम रहा है लोग मेरे इर्द गिर्द, लेकिन बाजार चलने वाला नहीं। जो सच बात होगा मैं कहूँगा। मुझे ये बताइए कि 1-2 नहीं 3-3 ट्वीट कर रही हैं रोहिणी आचार्य और बदतमीजी की बात कर रही हैं। ऐसा है कि उस पर हमारा कोई टिप्पणी नहीं है। जब ट्वीट हमसे कोई जुड़ा हुआ नहीं है, न उनके ट्वीट को मैंने देखा है। मैं आपको बता देती हूँ पढ़कर आप। नहीं, उनके ट्वीट पर हमारा कोई प्रतिक्रिया नहीं है। आप पूछिए कि बीजेपी महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की कोई बात पूछिएगा तो मैं जवाब दूंगा। चलिए, हालांकि सवाल आपसे पूछकर तो नहीं होगा, लेकिन एक सवाल है कि नीतीश कुमार राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नहीं होने जा रहे हैं और अंदर बातचीत चल रही है बीजेपी से। क्या आरजेडी तक ये खबर पहुंची है? हमको लगता है कि ये एजेंडा बीजेपी का गोदी मीडिया लोग चलवा रहा है।
कि किसी तरह गठबंधन टूटे, लेकिन ये गठबंधन अटूट है और ये आगे बीजेपी को जब तक गद्दी से नहीं उतारेंगे, इस देश से नहीं भगाएंगे तो हम लोग, बिल्कुल ये तमाम रिएक्शन आरजेडी की तरफ से आ रहे हैं। इस बड़ी सियासी घटनाक्रम पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है और लगातार हमारे तमाम सहयोगी बिहार की राजधानी पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, सभा कर रहे हैं और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना भाषण दे रहे हैं। आइए लेकर चलते हैं आपको सीधे बुलंदशहर। ये योजनाएं हैं रेल, सड़क, जल शक्ति, पाइपलाइन व औद्योगिक विकास से जुड़ी। यहां पर कई योजनाओं का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री साधन स्थान ग्रहण करने का अनुरोध। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलंदशहर में कई विकास की, कई करोड़ों की योजनाओं का उन्होंने यहां पर उद्घाटन किया। 19,100 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरे के जरिए दी है और इसके बाद अब वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री आज क्या कुछ कहने वाले बुलंदशहर में, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। एक बार फिर रुख करते हैं बिहार का, जहां से तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और निधि श्री भी हमारे साथ मौजूद थी, अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अगर आरजेडी खेमे की अगर हम बात करें, देखिए बीजेपी की बात भी की, बिहार बीजेपी की बात भी करें, आरजेडी और जेडीयू के कई नेताओं से आपकी बात हुई। बिहार में आप दिल्ली से बिहार आप पहुंचे, दिल्ली में बीजेपी के नेताओं के, बड़े नेताओं के बयान आए, फिर अमित शाह का एक लेख आता है जिसका जिक्र होता है, जिसमें वो कहते हैं कि कोई प्रस्ताव आए तो बिल्कुल विचार तो होगा, प्रस्ताव तो आने दीजिए, इस तरह की वो बात कहते हैं। तो बिहार में सीधे तौर पर हलचल तेज है, जो दिख रही है, महसूस हो रही है, क्या आपका अनुभव है? देखिए रोहित, सबसे बड़ी बात है जो दिख रहा है उसके पीछे भी दिखाई पड़ रहा है, एक लेयर पीछे देखने की जरूरत है। मैं वही कह रहा हूं, या तो चीजों को फेस वैल्यू पे ले लीजिए या उसके पीछे देख लीजिए। अगर जैसे पीछे देखेंगे आपको वो क्लियर हलचल दिखाई पड़ती है। देखिए एक बात हमें याद रखनी होगी, इसके पहले भी बिहार में जब भी चेंजेस हुए हैं उसके थोड़ा सा रिवाइंड करें तो बीजेपी का जो रवैया है नीतीश कुमार के खिलाफ ऐसा ही तल्ख रहा है। नीतीश कुमार के जेडीयू के जो नेता हैं बीजेपी के खिलाफ ऐसे बयान देते आए हैं, लेकिन जिस दिन वो फाइनल डे आ जाता है उसके बाद सब यूं चेंज होता है, एक झटके में चेंज होता है। ये मैं उसी की पुनरावृत्ति देख रहा हूं। जब तक आला कमान से सिग्नल नहीं मिलेगा, सम्राट चौधरी खिलाफ बोलेंगे, सुशील मोदी खिलाफ बोलेंगे और जैसे ही वहां सिग्नल मिल जाएगा ये सारी भाषा बदल जाएगी। तो अभी जो सारी बातें सुनाई पड़ रही है ये एक पैटर्न है बिहार की राजनीति में। सबको पता है कि इनएविटेबल क्या है, होने क्या वाला, लेकिन उसके होने तक उसको कोई कैमरे पर प्रिएम्प्ट नहीं करेगा सीजन पॉलिटिशियन। लेकिन हाँ, ये भी सच्चाई है कि कहीं ना कहीं से उसके आभास मिल जाते हैं, बातचीत में आभास मिल रहे हैं। जेडीयू के नेता तो ये कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तैयार हैं। यानी कि जो इनएविटेबल है रोहित, जो होने वाला है उसका आभास सबको हो गया और जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे बिल्कुल। अभिषेक मैं आपको रोकूंगा, इस वक्त जैनेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैनेंद्र के पास चलते हैं और उनके साथ जी जैनेंद्र। रोहित जी देखिए, मेरे साथ कांग्रेस के बिहार से आने वाले वरिष्ठ नेता तारिक अनवर हैं। एक बार फिर नजरें नीतीश कुमार पर हैं और वो परिवारवाद पर निशाना साध रहे हैं। लालू यादव जी की बेटी बिना नाम लिए नीतीश कुमार पर निशाना साध रही हैं। वरिष्ठ नेता हैं आप, आपको क्या होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जहाँ तक मुझे जो हमारी सूझबूझ है राजनीतिक, मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी फिर से दोबारा उनकी एनडीए में वापसी हो सकती है। और जो फैसला उन्होंने पिछले दिनों लिया था बहुत सोच समझ कर लिया था, और जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन कमज़ोर हो। और आने वाले दिनों में जो 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा, मैं समझता हूँ कि पूरी सिंसियरिटी के साथ वो इंडिया के साथ नहीं जा सकते हैं।
आप लोगों को भरोसा है कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में ही रहेंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलने के बाद प्रधानमंत्री का विशेष रूप से आभार जताया, अगले दिन परिवारवाद पर निशाना साधा, ये क्या संकेत है? बताया जा रहा है कि आज बिहार कैबिनेट की बैठक हुई और कोई ठीक से बातचीत भी नहीं हुई नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बीच में। बिहार में तो साफ संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार विचार कर रहे हैं और लगभग उन्होंने मन बना भी लिया। मेरा ख्याल है ये झूठा प्रचार चल रहा है और आने वाले समय में ये बात स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि हर राजनीतिक दल का और नेता का कि अपनी उसकी एक क्रेडिबिलिटी होती है और उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो नीतीश जी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे उनके आने वाले समय में जो राजनीतिक उनका जो कैरियर है या भविष्य है उस पर किसी तरह का दाग हो। आपको लगता है ये अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया तो उनकी विश्वसनीयता पर बहुत गंभीर सवाल खड़े हैं? बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि ये तीसरी बार वो एक गठबंधन से दूसरे गठबंधन में जाएंगे तो यकीनन पब्लिक के अंदर एक शक और शुबा की गुंजाइश। आखिरी बात सर, आप लोग तो कह रहे हैं कि नीतीश जी रहेंगे साथ में, लेकिन 30 तारीख को पूर्णिया में जो रैली होने जा रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान, उसका न्योता दिया गया था नीतीश कुमार जी को, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया है, वो शामिल नहीं हो रहे हैं, तो इसको आप कैसे पढ़ते हैं? देखिए, हर राजनीतिक दल अपना अपना ही कार्यक्रम चला रहा है। पूरे देश के अंदर आप देखिए तो कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी जो अपना कार्यक्रम, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी को ना, तो सभी लोग चला रहे हैं, हम लोग भी चला रहे हैं, हमारा भी एक कार्यक्रम चल रहा है। हमने आमंत्रित किया है तमाम जो हमारे इंडिया गठबंधन के साथी हैं, उनको सबको इन्वाइट किया गया। जो शामिल होंगे, जो नहीं हो, किसी मजबूरी के कारण नहीं हो सकते हैं तो कोई बात नहीं। आप इसको झटका नहीं मानते हैं नीतीश जी के? कोई झटका नहीं है। जब तक वो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं तब तक हमें कोई किसी तरह का हमको उनके बिल्कुल नहीं। तो चलिए, बड़ी बात, तारिक अनवर वरिष्ठ नेता हैं, बिहार से आते हैं और वो कह रहे हैं कि 30 तारीख की रैली में अगर वो शामिल नहीं होते हैं तो बिल्कुल इस सवाल पर असहज भी दिखे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हर पार्टी का अपना कार्यक्रम होता है, लेकिन ये कोशिश वो बार बार कर रहे हैं बताने की कि अभी वो इंडिया गठबंधन में है, महागठबंधन में है। और अब आपको सीधे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ले चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं। उनका स्वप्न पूरा करने के लिए हमें अपनी गति और बढ़ानी है और जिसके लिए हमें मिलकर काम करना है। साथियों, अयोध्या में मैंने रामलला के सानिध्य में कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ, अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय है। हमें देव से देश और राम से राष्ट्र के मार्ग को और प्रशस्त करना है। हमारा लक्ष्य साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और लक्ष्य बड़ा हो तो उसके लिए हर साधन जुटाना होता है, सबको मिलकर के प्रयास करना पड़ता है। विकसित भारत का निर्माण भी यूपी के तेज विकास के बिना संभव नहीं है। इसके लिए हमें खेत खलिहान से लेकर ज्ञान, विज्ञान, उद्योग, उद्यम तक हर शक्ति को जगाना है। आज का ये आयोजन इसी दिशा में एक और कदम है, बड़ा कदम है, महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, आजादी के बाद के दशकों में लंबे समय तक भारत में
विकास को सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रखा गया। देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा विकास से वंचित रहा। इसमें भी उत्तर प्रदेश, जहां देश की सबसे अधिक आबादी बसती थी, उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि लंबे समय तक यहां सरकार चलाने वालों ने शासकों की तरह बर्ताव किया। जनता को अभाव में रखने का, समाज में बंटवारे का रास्ता उनको सत्ता पाने का सबसे सरल माध्यम लगा। इसकी कीमत उत्तर प्रदेश की अनेक पीढ़ियों ने भुगती है, लेकिन साथ साथ देश को भी इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जब देश का सबसे बड़ा राज्य ही अगर कमजोर हो तो देश कैसे ताकतवर हो सकता था? आप मुझे बताइए, क्या देश ताकतवर हो सकता है क्या? उत्तर प्रदेश को पहले ताकतवर बनाना होगा कि नहीं बनाना होगा? और मैं तो यूपी का सांसद हूं और मेरी विशेष जिम्मेवारी है। मेरे परिवारजनों, 2017 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद से यूपी में पुरानी चुनौतियों से निपटने के साथ ही आर्थिक विकास को नई गति दी है। आज का कार्यक्रम हमारी इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आज भारत में 2 बड़े डिफेंस कॉरिडोर पर काम चल रहा है। उनमें से एक यूपी में, पश्चिमी यूपी में बन रहा है। आज भारत में नेशनल हाईवे का तेजी से विकास हो रहा है। उसमें से अनेक पश्चिमी यूपी में बन रहे हैं। आज हम यूपी के हर हिस्से को आधुनिक एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर रहे हैं। भारत का पहला नमो भारत ट्रेन प्रोजेक्ट पश्चिम यूपी में ही शुरू हुआ है। यूपी के कई शहर मेट्रो सुविधा से जुड़ रहे हैं। यूपी ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का हब बन रहा है। और ये बात बहुत बड़ी है साथियों। आने वाली शताब्दियों तक इसका महात्म्य रहने वाला है, जो आपके नसीब में आया है। जब जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो इस क्षेत्र को एक नई ताकत, नई उड़ान मिलने वाली है। साथियों, सरकार के प्रयासों से आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश रोजगार देने वाले प्रमुख सेंटर में से एक बन रहा है। केंद्र सरकार देश में 4 नए
औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाने की तैयारी में है। ऐसे नए शहर जो दुनिया के श्रेष्ठ मैन्युफैक्चरिंग और निवेश स्थलों को टक्कर दे सके, इसमें से एक औद्योगिक स्मार्ट शहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बना है। और आज मुझे इस महत्वपूर्ण टाउनशिप का उद्घाटन करने का सौभाग्य मिला है। यहां हर वो बुनियादी सुविधाएं विकसित की गई हैं जो रोजमर्रा के जीवन के लिए, व्यापार, कारोबार, उद्योग के लिए चाहिए। अब ये शहर दुनिया भर के निवेशकों के लिए तैयार है। इसका लाभ यूपी के, विशेष रूप से पश्चिमी यूपी के हर छोटे, लघु और कुटीर उद्योग को भी होगा। इसके बहुत बड़े लाभार्थी हमारे किसान परिवार, हमारे खेत मजदूर भी होंगे। यहां कृषि आधारित उद्योगों के लिए नई संभावनाएं बनेगी। साथियों, आप भी जानते हैं कि पहले खराब कनेक्टिविटी की वजह से किसान की पैदावार समय पर बाजार नहीं पहुंच पाती थी। किसानों को अधिक भाड़ा भी देना पड़ता था। गन्ना किसानों को कितनी परेशानी होती थी, ये आपसे बेहतर और कौन जानता है। किसानों की उपज को अगर विदेश एक्सपोर्ट करना होता था तो वो भी मुश्किल था। यूपी समंदर से बहुत दूर है, इसलिए उद्योगों के लिए जो गैस और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट चाहिए, उन्हें भी ट्रकों में लाना पड़ता था। इन सारी चुनौतियों का हल नए एयरपोर्ट और नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में है। अब यूपी में बना सामान यूपी के किसानों के फल सब्जी और ज्यादा आसानी से विदेशी बाजार तक पहुंच पाएंगे। मेरे परिवारजनों, डबल इंजन सरकार का निरंतर प्रयास है कि गरीब और किसान का जीवन आसान हो। मैं योगी जी की सरकार को बधाई दूंगा कि उन्होंने नए पेराई सत्र के लिए गन्ने का मूल्य और बढ़ा दिया है। गन्ना किसान हो, गेहूं और धान किसान हो, सभी किसानों को पहले अपनी ही उपज का पैसा पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था।